हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का लेक्चर नंबर 16 पढ़ाने जा रहा हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग वीक वान डेर वाल्स फोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जिनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी कहते हैं। तो आइए आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये वीक वान डेर वाल्स फोर्स क्या है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है। इस तरीके के फोर्सेस के बारे में सबसे पहले एक डच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वान डेर वाल्स था। उन्होंने बताया था इस तरीके के फोर्सेस के बारे में। इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं क्योंकि इस तरीके का फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल के बीच में काम करता है। एक बात और बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि ये फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही वीक होता है। ये हमेशा अट्रैक्शन का होता है, कभी रिपल्सन का नहीं होता, और ये ट्रू बॉन्ड भी नहीं होता है। तो आइए इस तरीके की फोर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इस तरीके की फोर्स को आप देखेंगे तो ये किसके बीच में पाया जाता है? बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के बीच में पाया जाता है। टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाएगा। बिटवीन टू आयंस, दो आयंस के बीच में पाया जाता है। बिटवीन टू एटम्स और आयंस, इनके बीच में पाया जाएगा। बिटवीन टू एटम मॉलिक्यूल, इनके बीच में पाया जाता है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ पर पाया जाएगा? आयन और मॉलिक्यूल के बीच में भी पाया जाएगा। तो यानी कि आयन और मॉलिक्यूल, इनके बीच में भी पाया जाता है इस तरीके का फोर्स। तो मैंने आपको क्या बोला कि इस तरीके का फोर्स बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू आयंस, दो एटम और आयन के बीच में पाया जाएगा। दो एटम और मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाएगा। दो आयन और मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाएगा। तो ये किस तरीके का? सभी तरीके के सब्सटेंस में पाया जाएगा। यानी कि अगर इसका देखा जाए तो इसका नेचर कैसा है? यूनिवर्सल नेचर है। और यूनिवर्सल नेचर के बेस पे हम लोग किस बेस पे कह सकते हैं? क्योंकि ये सभी तरीके के सब्सटेंस में पाए जाते हैं। बिटवीन एटम्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन आयंस, बिटवीन एटम मॉलिक्यूल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल आयंस, बिटवीन आयन एटम्स, सबके बीच में पॉसिबिलिटी है इस तरीके का। साथ ही साथ ये फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स होता है, कभी रिपल्सन का फोर्स नहीं होता है। तो ये वाला फोर्स हमेशा कैसा होता है? ऑलवेज इसका नेचर अट्रैक्शन का होता है, कभी रिपल्सन का नहीं होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये फोर्स कोई ट्रू बॉन्डिंग नहीं होता है। जैसे आपने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा है कि एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली दे देता है, दूसरा एलिमेंट उसके इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। कोवैलेंट बॉन्ड में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन और शेयरिंग होता है। यहाँ पर ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती है, कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, किसी से लेता नहीं है। इलेक्ट्रॉन का न तो म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन होता है, न ही शेयरिंग होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये ट्रू बॉन्ड तो नहीं है, आयनिक या कोवैलेंट की कैटेगरी में नहीं होता है। ये हमेशा और हमेशा एक अट्रैक्शन का फोर्स होता है, रिपल्सन का फोर्स नहीं होता। ये याद रखिएगा। तो ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि इट इज नॉट ट्रू बॉन्ड, ये ट्रू बॉन्ड नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि नॉट आयनिक या ये कोवैलेंट बॉन्ड, इस कैटेगरी में हम लोग इसको नहीं रख सकते हैं। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। जैसे नाम से ही पता चला है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मतलब बिटवीन मॉलिक्यूल्स काम कर रहा है। वीक वान डेर वाल्स फोर्सेज, वान डेर वाल्स साइंटिस्ट ने इस तरीके की फोर्स के बारे में सबसे पहले बताया था, इसलिए इसको कहते हैं वीक वान डेर वाल्स फोर्सेज कहते हैं। अब ये देखेंगे, ये इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही वीक है और हमेशा अट्रैक्शन का होता है, कभी रिपल्सन का नहीं होता है। अगर हम लोग इस तरीके के फोर्सेज के बारे में देखें तो ये फोर्स कितने तरीके के होते हैं? ये फोर्स खुद ही 5 तरीके के होते हैं। जैसे पहले टाइप का जो फोर्स है उसको हम लोग कहेंगे डिस्पर्सन फोर्स कहेंगे, या इसी को हम लोग कहते हैं लंदन फोर्स कहते हैं। ये पहले वाले टाइप का फोर्स है।
दूसरे तरीके के फोर्स के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेज। ये देखिए, ये दूसरे तरीके का फोर्स है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेज। तीसरे तरीके का फोर्स है, इसको हम लोग कहेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेज। ये देखिए, ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेज। चौथे टाइप का फोर्स है, इसको हम लोग कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेज। ये आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेज। और पांचवें तरीके का फोर्स है, इसको कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेज। ये देखिए, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेज, इस नाम से जानते हैं। तो आपने देखा कि ये कितने तरीके के टोटल होते हैं, 5 तरीके के फोर्स होते हैं। डिस्पर्सन फोर्स, लंदन फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेज, आयन डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेज, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेज, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेज। इन पांचों तरीके के अट्रैक्शन फोर्स में अगर हम लोग देखें तो सबसे वीक कौन सा होता है? अगर सबसे वीक की बात करते हैं तो जो डिस्पर्सन फोर्स है या लंदन फोर्स है, ये वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, वीकेस्ट वान डर वाल्स फोर्स है। और जबकि अगर हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स की बात करते हैं तो ये इन पांचों में सबसे स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्स है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको इन पांचों को एक एक करके बताता हूं, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, सारी बातें मैं एक्सप्लेन करता हूं और आप देखिएगा सब बहुत ही इजी वे में है। सबसे पहले मैं आपको पहले वाले टाइप का फोर्स बताने जा रहा हूं और ये फोर्स है डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स इसको बोलते हैं। तो सबसे पहला फोर्स मैं आपको बताने जा रहा हूं डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स। यहां पे आप देख रहे हो कि लंदन नाम आया हुआ है। तो लंदन एक जर्मनी के केमिस्ट थे, उनके नाम पे पड़ा है, जिनका पूरा नाम था फ्रिट्ज लंदन। उन्होंने इस तरीके के फोर्स के बारे में बताया था। तो सबसे पहला जो फोर्स मैं आपको बताने जा रहा हूं वो फर्स्ट फोर्स है, ये देखिए डिस्पर्सन फोर्स या इसी को हम लोग कह सकते हैं लंदन फोर्स कह सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके के फोर्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? जिस साइंटिस्ट ने बताया था उनका नाम है फ्रिट्ज लंदन है। ये जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले थे। तो इनके ऑनर में, इनके रिस्पेक्ट में इसको लंदन फोर्स भी कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है। ये वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, कभी रिपल्सन का फोर्स होता ही नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाएगा बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, एटम्स मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू आयंस, बिटवीन आयन मॉलिक्यूल्स, हर जगहों पे पाया जाता है। तो खास तौर से आप देखोगे कि बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाएगा जनरली। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, यहाँ पर पाया जाता है। अगर मैं इस तरीके के फोर्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप देखिएगा, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं और इस एग्जांपल को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये एक हाइड्रोजन एटम है और ये भी एक हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है हर जगह। ये इस तरीके से जो लाइन शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है।
और इससे जो दूर हाइड्रोजन एटम है, एक दूसरा हाइड्रोजन एटम, मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी ले सकता हूँ, क्लोरीन का मॉलिक्यूल भी ले सकता हूँ, क्लोरीन का एटम भी ले सकता हूँ। तो कोई भी जो था, जैसे मान लीजिए कि ये एक एटम है और मान लेता हूँ कि ये हाइड्रोजन का एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का ही एटम है और इन दोनों में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, इसको कहेंगे सिमेट्रिकल एटम कहेंगे। इन दोनों को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिकल एटम कहेंगे। ये देखिए, इनको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिकल एटम्स कहेंगे। और सिमेट्रिकल एटम्स किसके बेस पर कहेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, एक जैसा है हर जगह पर, यहाँ पर एक जैसा है, यहाँ पर एक जैसा है। तो ऐसा क्यों कहते हैं? ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल कहेंगे। जब दोनों एटम एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में इनमें इलेक्ट्रॉन में शिफ्टिंग हो जाती है। किसी एक पोल पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, किसी दूसरे पोल पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी और इसी तरीके से दूसरे वाले एटम पर भी बिहेवियर होगा। आइए देखिए कैसे। जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई और दूसरे पोल पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई। और सेम चीज़ जब ये यहाँ पर आएगा तो इसके केस में भी आप देखोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आप देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और दूसरे पोल पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम हो गई। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज में बोल देता हूँ। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गया उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और जहाँ पे कम हो गई इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कर देता हूँ। अब जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो ऐसी कंडीशन में इनके बीच में एक वीक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। ये देखिए, जो मैं डॉटेड लाइन दिखा रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन क्या शो करता है? ये शो करता है कि वीक अट्रैक्शन फोर्स है। इस तरीके से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब क्यों वीक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है? क्योंकि पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती है। ये ट्रू बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है या ले नहीं रहा है। इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, केवल इनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा है। कैसे अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा है? क्योंकि इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे फोर्स को डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स कहते हैं। अब अगर हम लोग इस तरीके की फोर्स की बात करते हैं तो इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर टेम्पररी नेचर होता है। और ये टेम्पररी नेचर का मतलब क्या हुआ, ये बात आपको समझने की जरूरत है। जैसे ये दोनों पास आए तो इनमें जो था इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग एक तरफ बहुत ज़्यादा हो गई, दूसरी तरफ कम हो गई। एक तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, दूसरी तरफ कम हो गई। अब अगर ये चाहें कि दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएं, जैसे ये है अपने प्री कंडीशन को अटेंड कर ले रहा है, ये भी प्री कंडीशन को अटेंड कर ले रहा है, एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं, तो दूर जाने पर इनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन फिर से इस तरीके से हो जाएगा। ये सिमेट्रिकल है, अब ये अनसिमेट्रिकल हो गया था, अब ये फिर सिमेट्रिकल हो जाएगा, ये भी अनसिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो इसलिए इस नेचर को हम लोग क्या कहेंगे? टेम्पररी नेचर कहेंगे। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी एक तरफ बहुत ज़्यादा हो गई, दूसरी तरफ कम हो गई, ये परमानेंट है, ऐसा नहीं है। अगर एक दूसरे के कांटेक्ट से, एक रेंज से ये दूर चले गए तो ऐसी कंडीशन में इनका नेचर फिर से इसी तरीके से हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग क्या कहेंगे? इसका नेचर टेम्पररी है। फिर अगर माना जाए कि इसका न्यूक्लियस का सेंटर ये है और इसके न्यूक्लियस का सेंटर ये है और अगर इनके बीच का डिस्टेंस r है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है, जो इनके बीच में इंटरेक्शन एनर्जी है, ये देखा गया है कि ये इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स दोनों के बीच के डिस्टेंस का r के पावर क्यूब इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि दोनों के बीच के जो डिस्टेंस r था, अगर ये डिस्टेंस मैं आधा कर देता हूँ, r/2 कर देता हूँ, तो हाफ हो गया। तो ऐसी कंडीशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप देखोगे 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। देखिए, अगर डिस्टेंस ये r की वैल्यू
आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है, तो ये जो फोर्स होगा, फोर्स क्या हो जाएगा, ये 1/2 का, ये देखिए ये 1 हो गया और ये 1/2 का क्यूब हो गया, ये 1/2 का क्यूब हो गया। तो ऐसी कंडीशन में ये F इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया। यानी कि अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। और इसी तरीके से अगर इनके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दें, ये R की वैल्यू डबल कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देखोगे, अगर ये R की वैल्यू डबल हो जाए तो F इक्वल टू 1/2 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 1/8 हो गया। यानी कि आप देखोगे इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो 8 टाइम्स कम हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर डिस्टेंस 1/3 कर देंगे तो 1/3 करेंगे तो 1/3 का मतलब कितना हो गया, 27 हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 27 टाइम्स बढ़ जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस 3 गुना बढ़ा देते हैं तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/27 टाइम्स कम हो जाएगा। इस बेसिस पे क्वेश्चन कई बार नीट और जेईई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप याद रखिएगा। इस तरीके से मैंने आपको बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, साथ ही साथ इसका नेचर टेम्पररी नेचर होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। फिर अगली बार हम लोग चलेंगे, दूसरे तरीके के फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस कहते हैं। आइए देखते हैं दूसरे वाले फोर्स के बारे में, जिसको कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स कहेंगे। अगर हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स की बात करें तो पहले तो समझें कि डाइपोल किसको कहते हैं। डाई का मतलब होता है 2 और पोल का मतलब होता है पोल्स। पोल्स का मतलब एंड हो गया, जहां पे जो है डिफरेंसेज पाए जाएंगे, क्लियर डिफरेंसेज पाए जाएंगे, उसी को कहते हैं डाइपोल कहते हैं। जैसे ये देखिए, मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैं कह सकता हूँ कि मार्कर का आगे वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अलग तरीके से है, इसका स्ट्रक्चर अलग तरीके से है, तो इसको मैं डाइपोल बोलूँगा। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जो है सिर अलग तरीके से दिखाई देता है और पैर अलग तरीके से दिखाई देता है, तो हम अपनी बॉडी को डाइपोल बोल सकते हैं। अगर जैसा सिर है वैसा ही पैर होता तो ये डाइपोल नहीं होता। जैसे ये वाला है, जिस तरीके से इसका हेड है उसी तरीके से टेल होता, या जैसा टेल है उसी तरीके से हेड भी होता, तो इसको डाइपोल हम लोग कभी नहीं बोलते। तो यहाँ पे मैं दूसरे तरीके का फोर्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये दूसरा वाला फोर्स क्या है, इसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स कहते हैं। आइए ये देखते हैं, ये फोर्स है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स कहते हैं। और इसके हेडिंग से ही हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये किस तरीके का इंटरेक्शन फोर्स होगा बिटवीन 2 डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो अलग अलग तरीके के एटम से बना है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम से बना है, और वहाँ पर उनके बीच में कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही। जैसे वाटर डाइपोल होता है, CO2 मॉलिक्यूल डाइपोल होगा, अमोनिया डाइपोल होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारे डाइपोल होते हैं। तो आइए अब इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जितने भी 5 तरीके की वीक वैन डर वाल्स फोर्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स हैं, इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यही वाला होता है। तो ये देखिए, इसको हम लोग कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। और एक बात मैं और यहां पे बता देना चाहता हूं कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड हाइड्रोजन बॉन्ड से भी अधिक होता है बेटा, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। तो यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स है, अगर हम लोग इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट इज स्ट्रॉन्गर देन द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, यहां पर ये किसके बीच में काम करता है, बिटवीन 2 पोलर मॉलिक्यूल्स।
जो डाइपोल होगा मतलब पोलर ही होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में काम नहीं करेगा, याद रखिएगा। बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, तो इस तरीके का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ये बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, दो डाइपोल मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करेगा। पोलर मॉलिक्यूल को मैं यहाँ पे डाइपोल मॉलिक्यूल भी कह सकता हूँ, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर मैं इसके बारे में आपको एग्जांपल से बताऊं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो ये देखिए, ये HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये एक मॉलिक्यूल है। ये HCl है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। दोनों डाइपोल हैं क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। क्लोरीन का 3.0, हाइड्रोजन का 2.1, दोनों के बीच का डिफरेंस 0.9, 3.0, 2.1, दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.9 का है, तो ये डाइपोल मॉलिक्यूल कहलाएगा। अगर आप देखो तो इस क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इस हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज इट इज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे इस हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और इस क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम लोग ये देखें, इन दोनों मॉलिक्यूल को पास लाते हैं तो क्या पास लाने पर होगा जरा समझिए। ये HCl का ये मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड का हो गया, और इसी तरीके से जो था ये मॉलिक्यूल हो गया HCl का मॉलिक्यूल हो गया। ये जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो आप क्या देखोगे कि इस क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इस क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। तो इस पार्शियली नेगेटिव चार्ज वाले क्लोरीन और इस पार्शियली हाइड्रोजन पर दोनों के बीच में जो है एक वीक अट्रैक्शन फोर्स काम करना शुरू कर देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये ट्रू बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि कोई किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, किसी से ले नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन या शेयरिंग भी नहीं हो रहा है, न तो आयनिक बॉन्ड है न तो कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोई रोल ही नहीं है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ही कहलाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग इस तरीके के फोर्स के बारे में देखें तो इसका नेचर देखते हैं, तो इसका नेचर कैसा होता है, परमानेंट नेचर होता है। इसके नेचर की बात करते हैं तो इसका नेचर कैसा होगा, परमानेंट। क्यों परमानेंट नेचर होगा, अगर दोनों डाइपोल मॉलिक्यूल अपने प्री कंडीशन में आते हैं, जैसे ये दूर चला जाए और ये दूर चला जाए, दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर लें, तो ऐसी कंडीशंस में इनके डाइपोल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लोरीन जो है ये अपने इसी कंडीशन में रहेगा, इसका पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहेगा, हाइड्रोजन अपनी इसी कंडीशन में रहेगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होगा। तो इसका नेचर कैसा होता है, परमानेंट होता है, इसके डाइपोल पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसका नेचर कैसा होता है, परमानेंट नेचर होता है। अब अगर हम लोग अट्रैक्शन फोर्स की बात करते हैं तो आइए देखें अट्रैक्शन फोर्स की बात करें, जरा देखते हैं। अगर दोनों मॉलिक्यूल स्टेशनरी कंडीशन में हैं, स्टेशनरी कंडीशन का मतलब तो क्या हुआ कि ये अपनी जगह पे कांस्टेंट है, ये अपनी जगह पे कांस्टेंट है, दोनों में से किसी में मूवमेंट नहीं हो रहा है, दोनों के बीच का जो था डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स है, जो पहले था अभी भी बाद में भी वही है, तो इसको कहेंगे स्टेशनरी कंडीशन। तो स्टेशनरी कंडीशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इनके बीच के डिस्टेंस, अगर मान लेते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनका बीच का डिस्टेंस अगर मान लेते हैं कि ये r है, तो ये r के पावर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर हम लोग देखें ये फोर्स, ये किस कंडीशन में, स्टेशनरी कंडीशन में, तो 1/r³ होगा। जैसे मैंने आपको किस में बताया था, डिस्पर्सन फोर्स में बताया था। तो ये देखिए ये किस कंडीशन में हो गया, ये स्टेशनरी कंडीशन में हो गया। जब दोनों कांस्टेंट पोजीशन में हैं तब हो जाएगा। लेकिन अगर रोटेशन में है, जैसे ये कांस्टेंट है, ये रोटेट कर रहा है इसके चारों तरफ, या ये कांस्टेंट में है, ये रोटेट कर रहा है, या दोनों रोटेशन के फॉर्म में है, एक दूसरे के चारों तरफ जो था रोटेट कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में इनके बीच का जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है ये 1/r⁶ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है। ये किस कंडीशन में है, ये आप देखोगे रोटेशन की कंडीशन में है, ये रोटेशन की कंडीशन में है।
ठीक है ना। जब रोटेशन करता है तो इस वजह से इसको रोटेशनल इफेक्ट भी कहते हैं। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स को रोटेशनल इफेक्ट भी कहते हैं। इस फोर्स के बारे में सबसे पहले, इस तरीके के इंटरेक्शन फोर्स के बारे में किसने बताया था? टोल्ड बाय किसोम। ये एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम किसोम है, तो इस वजह से इसको किसोम फोर्स भी कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द किसोम फोर्स। ये सारी बातें हो गई। तो ये जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके बारे में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सारे मैंने में बताया। अब मैं आपको थर्ड टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बताने जा रहा हूं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज। और वो थर्ड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या है? ये है आयन डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेज। अब सभी बहुत इजी हैं और जो हेडिंग है, हेडिंग ही इसका मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये देखिए आयन डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेज, यानी कि अब जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा वो किसी आयन और डाइपोल के बीच में काम करेगा। तो जब किसी आयन और डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, वीक बॉन्ड काम करता है, ये ट्रू बॉन्ड नहीं होता है, इसको कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेज। जैसे मैं अगर इसके एग्जांपल को बोलूं, बताना चाहूं, तो अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड है, NaCl है सॉलिड, अगर इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर में डिजॉल्व करने पर ये Na+ एक्वस में ब्रेक हो जाएगा और Cl- एक्वस में ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये कैटायंस और एनायंस को एक दूसरे से सेपरेट कर देता है, दूर कर देता है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे Na+ एक्वस है और Cl- एक्वस है। ये Na+ कैटायन हो गया, एक्वस का मतलब वाटर हो गया, Cl- एनायन हो गया, एक्वस का मतलब वाटर हुआ। तो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल खुद एक डाइपोल होता है, ये बात आप समझिएगा। ये H2O का मॉलिक्यूल ये किसकी तरह बिहेव करता है? ये किसी डाइपोल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। क्यों बिहेव करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन पे पार्शियली 2 नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पे पार्शियली 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये डाइपोल मॉलिक्यूल है, 2 एटम से मिलकर बना है, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये डाइपोल मॉलिक्यूल है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देखिए किस तरीके का फोर्स काम करता है। जैसे मैं कहता हूं कि Na+ ये है सोडियम आयन है, तो सोडियम आयन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है। कैसे आ जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो ऑक्सीजन का फेस सोडियम आयन की तरफ होगा। ये देखिए इस तरीके से, ये ऑक्सीजन का फेस ये किसकी तरफ होगा? सोडियम आयन की तरफ होगा। ये ऑक्सीजन का फेस अगर आप देखोगे तो ये किधर होगा? सोडियम आयन की तरफ होगा। ये ऑक्सीजन का फेस ये देखिए यहाँ पर किसकी तरफ होगा? सोडियम आयन की तरफ होगा। यहाँ पे इस ऑक्सीजन पर पार्शियली 2 नेगेटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन पे पार्शियली 1 पॉजिटिव, इस पर जो है 1 पॉजिटिव, ऐसा सभी पर बिहेवियर होगा। ऑक्सीजन पे पार्शियली 2 नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियली 1, हाइड्रोजन पे पार्शियली 1, इस हाइड्रोजन पे पार्शियली 1, हाइड्रोजन पे पार्शियली 1, ऑक्सीजन पे पार्शियली 2 नेगेटिव चार्ज। और सेम बिहेवियर यहाँ पर भी होगा कि ये देखिए यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियली 2 नेगेटिव चार्ज होंगे। अब आप देखोगे कि सोडियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन का फेस सोडियम आयन की तरफ होता है। दोनों के बीच में एक बहुत ही वीक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए बेटा इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो ये जो वीक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है इसी को कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स कहते हैं। अब इसी तरीके से क्लोराइड आयन में भी काम करेगा। कैसे क्लोराइड आयन में काम करेगा जरा इसको देखते हैं। ये Cl- हो गया, तो Cl- में ये हाइड्रोजन हो गया। क्लोरीन पे चूंकि नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा। तो ये देखिए ये इस तरीके से हो गया। यहाँ पर देखिए बेटा ये इस तरीके से हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल है। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से एक अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन,
इनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स यहाँ पे काम करेगा। अब देखेंगे तो ऑक्सीजन पे पार्शियली 2 नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियली 2 नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियली 2 नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियली 2 नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियली 1, हाइड्रोजन पे पार्शियली 1, हाइड्रोजन पे पार्शियली 1, हाइड्रोजन पे पार्शियली 1, ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज। अब आप क्या देखोगे कि जिस पर निगेटिव चार्ज है इसके बीच में एक बहुत ही वीक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, इसके बीच में एक बहुत ही वीक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। यहाँ पर इस तरीके से देखो, एक बहुत ही वीक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, ये एक बहुत ही वीक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। ये देखो, ये वीक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, ये देखो बेटा जी यहाँ पर, और ये भी एक बहुत ही वीक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, ये एक बहुत ही वीक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, ये एक वीक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स। ये ट्रू बॉन्डिंग नहीं है, ये कैसा बॉन्डिंग है, ये केवल एक अट्रैक्शन का फोर्स है, वीक वान डर वाल्स फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर। और इंटरमॉलिक्यूलर में कौन सा है, आयन और डायपोल के बीच में काम कर रहा है, इसलिए इसको आयन डायपोल इंटरेक्शन फोर्स कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कितना इजी है। फिर इसी तरीके से मैं फोर्थ कैटेगरी बताने जा रहा हूं, वो क्या है, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन फोर्स है। आइए फोर्थ वाला हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि ये किसके बीच में काम कर रहा है, ये बिटवीन Na+ और वाटर मॉलिक्यूल OH2, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इनके बीच में जो है इस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर ये किसके बीच में काम कर रहा है, ये बिटवीन, आप देखोगे क्लोरीन और ये देखिए Cl- और H2O, ये ऐसे हम दिखा सकते हैं, इसके बीच में एक बहुत ही वीक तरीके का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। अब हम लोग फोर्थ कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। तो फोर्थ कैटेगरी क्या है, आपको मैंने बताया कि आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन फोर्स, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन फोर्स, ये हो जाएगा, ये फोर्थ कैटेगरी है, डी वाला, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन फोर्सेज। ये आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन फोर्स क्या है, ये बिटवीन आयन और डायपोल के बीच में काम करता है। और वो आयन क्या हो सकता है, कोई भी कैटायन या कोई भी एनायन हो सकता है। और डायपोल क्या हो सकता है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम से बना है, HCl, HBr, HF, वाटर मॉलिक्यूल, CO2 का मॉलिक्यूल, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारे जो सब डायपोल होते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि आयन इंड्यूस्ड डायपोल, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब क्या हुआ कि आयन की वजह से किसी सब्सटेंस पे डायपोल डेवलप हो रहा है, वो डायपोल जैसा बिहेवियर कर रहा है। पहले नहीं था, पहले उस पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था, वो सिमेट्रिकल था। जब वो आयन के कांटेक्ट में आया तब इसकी वजह से ऐसा वो बिहेवियर करने लगा, डायपोल जैसा बिहेव करने लगा। तो इसको कहते हैं आयन डायपोल इंटरेक्शन फोर्स कहते हैं। अब आइए देखते हैं आयन डायपोल इंटरेक्शन फोर्स। तो ये आयन की वजह से डायपोल डेवलप होता है। इंड्यूस्ड का मतलब क्या हुआ, इंड्यूस्ड का मतलब किसी एक का इफेक्ट दूसरे पर आएगा, तो आयन की वजह से डायपोल डेवलप होगा। जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल को बताना चाहूं तो इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास होता है एक आयन है, नाइट्रेट आयन है, ये आयन है, आप देख रहे हो, और इसके कांटेक्ट में इससे कोई दूर है सब्सटेंस, सिमेट्रिकल, वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये कोई भी एटम हो सकता है ना, या कोई भी होता है, ये मॉलिक्यूल हो सकता है। अब ये एटम या मॉलिक्यूल, एटम कौन है, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, ये O2 हो गया, ये सारे एटम्स हैं, सॉरी, ये हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे एटम्स हैं। और इसी तरीके से मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो H2, Cl2, O2, N2, ये सारे के सारे जो तो मॉलिक्यूल हैं।
और ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो सेम एटम से मिलकर बने हैं, यानी कि डाइपोल जैसे तो बिहेव नहीं कर रहे हैं, इनका डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 है। यहाँ पर भी देखिए जो थे सिंगल एटम से बने हुए हैं, यहाँ पर भी ये सिमेट्रिकल कंडीशन में है, इनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो अगर मान लीजिए कि मैं कोई लेता हूँ, एक एटम ले लिया, ये एटम मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का एटम मैं ले लेता हूँ, और हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ये देखिए, या क्लोरीन ले लूँ या ऑक्सीजन ले लूँ या नाइट्रोजन ले लूँ, कोई भी ले लूँ, तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, ये सिमेट्रिकल हाइड्रोजन एटम है। और ये सिमेट्रिकल हाइड्रोजन एटम क्यों है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये NO3 माइनस है, इसके कांटेक्ट में जैसे ही ये आता है तो इसमें आने के बाद जो तक चेंजेज आते हैं, बेटा क्या चेंजेज आते हैं ये देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन का आप देखोगे कि शिफ्टिंग एक पोल पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये देखिए दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस पोल पे बहुत ज़्यादा हो गया, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो गया, और इस पर कैसा हो गया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इसके और इसके बीच में एक वीक वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है डॉटेड लाइन ब्लू कलर से, ये क्या शो कर रहा है, वीक अट्रैक्शन फोर्स को शो कर रहा है। तो ये अब डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन ये डाइपोल कैसा है, टेम्पररी डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल नहीं है, ये बात आप समझिएगा। तो ये जो है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये देखिए, ये तो आयन है ही, पहले भी था अभी भी है, और ये देखिए अब ये किसकी तरह कर रहा है, बिहेव्स एज डाइपोल, ये डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग एक तरफ पे अधिक हो गई, दूसरी तरफ कम हो गई, इसके और इसके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके के अट्रैक्शन फोर्स को आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। इस पर डाइपोल किसकी वजह से डेवलप हुआ, इसकी वजह से, जब इसके कांटेक्ट में आया, इसके पास आया, तो इसकी वजह से इस पर जो डाइपोल डेवलप हुआ, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। अब अगर हम लोग देखें, अगर ये अलग होगा तो इस पर तो कोई चेंज नहीं होगा, ये अभी भी ऐसा है, बाद में भी ऐसा ही रहेगा, तो इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर आप देखोगे, ये नेचर कहलाएगा परमानेंट नेचर कहलाएगा। लेकिन जैसे जो है ये हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, क्लोरीन का मॉलिक्यूल, O2 का मॉलिक्यूल कोई भी अलग होगा, तो अब फिर से अपनी जो पुरानी कंडीशन में आ जाएगा, उस पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाएगा। यानी कि ये नेचर कैसा है, ये नेचर इसका टेम्पररी नेचर है, ये देखिए, इट इज कॉल्ड एज द टेम्पररी नेचर, जबकि ये कैसा था, परमानेंट नेचर था। तो इसमें आपने देखा कि दोनों नेचर का मिक्सचर है, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक लास्ट और है, उस लास्ट को हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। आइए देखते हैं उसको। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स, ये भी इसी से मिलता जुलता है। आइए हम लोग देखें कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स क्या हुआ। अब हम लोग ई वाला पढ़ रहे हैं, पांचवा कैटेगरी पढ़ रहे हैं ई, और ये है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेज। जो भी डाइपोल है, डाइपोल मैंने आपको पहले से बताया कि जिस पे दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना होगा, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, उसको डाइपोल कहते हैं। डाइपोल और दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल है। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या है कि वो पहले से डाइपोल की जैसे बिहेव नहीं कर रहा था, उस पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था, वो सिमेट्रिकल बिहेवियर शो कर रहा था। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल, आयोडीन का मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है, ये देखिए, है ना, ये हो सकता है, या एटम के फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि कोई डाइपोल है, और ये डाइपोल मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मैंने ले लिया HCl ले लिया, ये देखिए, ये मैंने क्या ले लिया, HCl ले लिया। ये एक परमानेंट डाइपोल है। क्यों परमानेंट डाइपोल है? क्योंकि क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये परमानेंट डाइपोल है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये क्या होगा, यहाँ पे एटम्स हम लोग ले रहे हैं या कोई मॉलिक्यूल्स लेंगे, लेकिन ये जो एटम या मॉलिक्यूल्स लेंगे, वो पहले से डाइपोल
वो सेम एटम, सेम एलिमेंट के एटम से बना होना चाहिए। जैसे एटम्स हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी ले लें। मॉलिक्यूल लेता हूँ तो H2 ले लेता हूँ, O2 ले लेता हूँ, N2 लेता हूँ, Cl2, I2, ऐसे कुछ भी ले लेता हूँ। अब ये देखिए, ये सब में इलेक्ट्रॉन का कैसे होता है, सिमेट्रिकल बिहेवियर होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है यूनिफॉर्म है, तो ये सिमेट्रिकल नेचर वाले हैं। सिमेट्रिकल नेचर का मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। यहां पर ये HCl है, ये एक परमानेंट डाइपोल है। परमानेंट डाइपोल इसके बेस पर कहे क्योंकि इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। और ये मान लीजिए कि कोई आयोडीन है, तो जब आयोडीन का एटम जो है इसके कांटेक्ट में आता है तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग एक पोल पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। मान लेते हैं कि आयोडीन का एटम इस बार लेता हूँ, या मॉलिक्यूल भी ले सकता हूँ। ये आयोडीन का एटम मैं ले रहा हूँ, आयोडीन एटम, ये देखिए आयोडीन एटम है। तो ये हो गया। अब इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो गया, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई तो इस पर पार्शियली नेगेटिव, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई इस पर पार्शियली पॉजिटिव। अब क्या देखेंगे कि इस क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव है, इस पे पार्शियली पॉजिटिव है, तो इनके बीच में एक बहुत ही वीक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स उसने काम किया, क्यों काम किया? क्योंकि ये आयोडीन इसके इफेक्ट की वजह से डाइपोल जैसा बिहेव करने लगा। ये पहले से डाइपोल नहीं था, जब इसके कांटेक्ट में आया तब इंड्यूस्ड डाइपोल इस पर डेवलप हो गया, तब ये टेम्परेरी डाइपोल जैसा बिहेव करने लगा, है ना। ये देखिए ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डाइपोल की तरह, लेकिन ये डाइपोल कैसा है, टेम्परेरी डाइपोल है। अब अगर ये दोनों अलग होंगे तो देखिए ये तो अपने इसी कंडीशन में रहेगा, इसका परमानेंट नेचर होगा, और ये फिर से जो तक किस कंडीशन में आ जाएगा, अपने इस कंडीशन में आ जाएगा। इसका नेचर कैसा होगा, टेम्परेरी होगा। तो ये देखिए इसका नेचर जो था टेम्परेरी नेचर हो गया, और इसका नेचर कैसा हो गया, ये आप देखिए, इसको हम लोग कहेंगे परमानेंट नेचर कहेंगे। इट इज कॉल्ड एज द परमानेंट नेचर, और ये कहलाएगा टेम्परेरी नेचर। ठीक है, तो इस तरीके से आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पांचों डिफरेंट टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस के बारे में बताया, वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस के बारे में मैंने बताया। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज फ्रेंड के साथ, कोचिंग फ्रेंड के साथ, अपने कलीग्स, रिलेशनशिप में सबके साथ जो है शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और YouTube के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर लिखिए, मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ। कोई अगर आपका जो है सजेशन आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको फॉलो करूँ। ओके, थैंक यू।